कल हमने आपको बताया था अक्षांश और देशांतर। आज हम आपको बताएंगे समय एवं तिथि, टाइम एंड डेट। टाइम एवं डेट। कोई ले आओ दूसरा नए लाए थे ना ये चल रहा है। जी सर। समय कल हमने आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देशांतर रेखाएं ही वास्तव में हमारे समय का निर्धारण करती हैं। तो आप देखते होंगे कि समय कई बार आपको दिन दिखता है, कई बार रात दिखती है। तो वास्तव में जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन रहते हैं, और जहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा वहाँ पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात रहती है। तो इस तरीके से पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, यानी कि 24 घंटे में 360 देशांतर पार होते हैं। तो एक घंटे में कितने देशांतर पार कर जाएगी, कितना आ जाए यानी कि 15 देशांतर, यानी 15 देशांतर हो। अगर एक डिग्री के 15 देशांतर माने जाए तो वो एक घंटे में 15 अंश जो है देशांतर। तो जैसे जैसे आप देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो सूर्य का उदय किधर होता है, पूरब में होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो सूर्य का उदय हमें पूरब में दिखाई देता है। और जैसे जैसे सूर्य पृथ्वी घूमती जाती है वैसे वैसे जो है सूर्य का प्रकाश पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पूरब की ओर कम होता जाता है। कभी आपने देखा होगा, उसी तरीके से टाइम जो होते हैं हमारे समय का जो निर्धारण होता है, कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में पाया जाता है तो वहाँ बहुत जल्दी क्या कहते हैं सुबह हो जाती है, जबकि गुजरात में पश्चिम में तो वहाँ पर जो है काफ़ी समय बाद। हाँ, क्योंकि हमारा विस्तार कितना है, 30 अंश का है। मैंने एकदम सही कहा, 2 घंटे, क्योंकि हमारा देशांतरी विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम 30 अंश। 30 अंश से कल हमने आपको निकाल के दिखाया बेटा, 29 अंश 2 मिनट और 29 अंश 18 अंश, तो लगभग 30 अंश है। तो 30 अंश होने की वजह से 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। तो इस तरीके से इसी तरह से जो है दिन जो सूर्यास्त होता है वो भी इसी तरीके से होता है। सूर्य का अगर अस्त जो है वहाँ पर जल्दी हो जाता है पूर्व में और पश्चिम में। तो कभी आप जाए देखिए, कभी आप दिल्ली में जाए तो यहाँ से देखेंगे तो आपको लगभग 15 मिनट के समय का या 10 मिनट के समय का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा सूर्यास्त। तो इस हाँ कभी आप अनुभव करें, जैसे आप अनुभव करते हैं कि जो है जब ब्रिटेन में जो है दोपहर के 12 बजते हैं तो यहाँ पर कितने बजते हैं, पड़ा होगा 5:30। अभी ब्रिटेन में जो 12 नहीं बजा हो, हम लोग के यहाँ पे शाम होने लगी, लेकिन ब्रिटेन अभी दोपहर में। ठीक, हम लोग अभी जो है 4-5 बजे पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाले न्यूयॉर्क वाले क्या है अभी सो रहे हैं। तो ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य जहाँ जहाँ पर पहुँचता है वहाँ वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती, वहाँ पर दिन होता है और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है और इस सूर्य की किरणें पड़ रही है, अब पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जो इसके जस्ट अपोजिट रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, रात रहेगी, और यहाँ पर जो है
दिन रहेगा। जो जो इसके सामने पड़ता जाता है वहाँ पर जो है दिन होता है, और जहाँ पर जो है उसकी परछाई रहती है, यानी कि अपोजिट रहता है सूर्य की किरणों के, वहाँ पर रात है। इसमें हाँ डिस्प्ले भी परिवर्तित हो गई, क्या कहते ऋतु भी परिवर्तित हो गई। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो बताया ना कि सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने से दिन रात तो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, लेकिन जो सीजन में परिवर्तन होता है वो उसकी परिक्रमा करने उसकी वजह से होता है, जो सूर्य का परिक्रमा करता है। क्योंकि सूर्य जो परिक्रमा करती है तो सूर्य जो है पृथ्वी को, कल हमने बताया था, कल आपने क्लास ली थी, कर्क और मकर रेखा के बीच पूरे वर्ष भर गति करता है। सूर्य जो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहता है और 21 जून को कर्क रेखा पर रहता है। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो जिस गोलार्ध में रहता है उस गोलार्ध में जो है दिन होता है, मतलब उस गोलार्ध में जो है गर्मी पड़ती है, और जो है दूसरे गोलार्ध में जो है ठंडी पड़ती है। जैसे अब इस समय आज कौन सी तारीख है, 2 नवंबर है, उस समय सूर्य कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। हमने बताया था कि 21 मार्च से सूर्य जो है भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुँच जाता है। और फिर जो है कल हमने वैसे सब बता दिया था, जैसे 0 से इक्वेटर से आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इस 23.5 कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 साउथ दिशा मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने बताया था कि 23.5 इसलिए दिए गए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। तो सूर्य जो है, जो सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है वो 23 से ऊपर नहीं जाती, 23 से इधर और 23 से यहीं तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बाकी तिरछी पड़ती है। ठीक, तो इसलिए हमने कहा कि भूमध्य रेखा जो हमारे ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर 6-6 महीने जो है दिन होते हैं, लेकिन फिर भी तापमान कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो इस तरीके से सूर्य की अधिक किरणें तिरछी पड़ने के कारण वो अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिससे वो अधिक क्षेत्र में पड़ने की वजह से उनकी तीव्रता कम हो जाती है। दूसरा, अधिक दूरी तय करती है जिससे उनका क्षय हो जाता है, ऊर्जा क्षय होता है। आप जानते हैं जितनी आप अधिक दूरी तय करेंगे ऊर्जा का क्षय उतने अधिक होगा। अब इसमें ही ये सूर्य जो है सीधी किरणें पड़ती है। अब 21 मार्च को वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 जून को वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को जब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस दिन पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे। वैसे तो भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर लगभग लंबवत चमकता है, लंबवत और लगभग लंबवत में अंतर देखिए। 21 मार्च को 90 डिग्री पे रहता है, बाकी लगभग 90 डिग्री पे रहता है। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जितने भी देश हैं, ठीक, जैसे आप केन्या देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तो ये देश क्या है, यहाँ पर कभी भी जो है ठंड पूरे वर्ष भर केवल एक ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ठीक, इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखी वहाँ निकलती वहाँ पर एक ही तरीके की क्लाइमेट पाई जाती है, कैसी, ग्रीष्म। अभी 21 जून को आया, तो अब जब 21 मार्च से 21 जून को आएगा तो हमारे यहाँ क्या गर्मी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में। तो आप भारत जानते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब 21 जून से फिर नीचे की ओर लौटता वापस कर देता है और 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर पहुँचता है। इस दिन फिर दिन और रात बराबर। अब ये भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जाना शुरू हो गया। 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ दिन छोटे होंगे और 22 दिसंबर को ये कहाँ पहुँचता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर इस समय मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस समय
भयंकर गर्मी पड़ती है। जो जितने देश जो है दक्षिण गोलार्ध के, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है और अर्जेंटीना, चिली का जो दक्षिणी भाग, वहाँ पर इस समय गर्मी पड़ेगी जब हम लोग बहुत ठंडी मना रहे होंगे। और 22 दिसंबर के बाद फिर से जो है सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ चलता है। इस दिन से हमने कहना शुरू कर देते हैं कि अब दिन बड़े होने लगे और 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन मनाते भी ईसा मसीह के आधार पर मनाया जाता है। बाकी 22 दिसंबर के बाद से ये दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में रहता है तब जो है मतलब हम तो सूर्य तो गति करता नहीं है, गति कौन करती है? पृथ्वी करती है, लेकिन आपेक्षिक गति ले रहे हैं। तो सूर्य जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसी से हमारे सीजन में परिवर्तन होता है। जब सूर्य पृथ्वी के समीप आती है तो सूर्य जो है क्या होता है? पृथ्वी में अधिक गर्मी होती है। अब जब पृथ्वी दूर जाता है एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप जानते हैं कि सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घ होती है, इलिप्टिकल में करती है, वृत्ताकार नहीं होती। तो वृत्ताकार होती है तो हमेशा एक जैसा मौसम होता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता, इलिप्टिकल करती है। यानी कि ये 3 जनवरी को सबसे पास आती है और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होती है। ऐसी कंडीशन को हम पेरिहीलियन कहते हैं और इसको एपीहीलियन, इसको अपसौर कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछ लें आपसे। अभी आपने कहा कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के करीब रहती है तो अधिक गर्मी पड़ती है, हाँ कि नहीं कहा? होगा भी ऐसा। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो ठंड अधिक पड़ती है, ऐसा होगा। तो 4 जुलाई को तो पृथ्वी सबसे दूर पड़ती है, उस दिन हम लोग गर्मी मनाते हैं। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, उस दिन हम ठंडी करते हैं। ऐसा कैसे संभव? सही भी है, दोनों बातें सही है। 3 जनवरी को पृथ्वी पास भी आती है और ठंड भी अधिक रहती है, लेकिन ये भी सही है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के अधिक समीप होंगी तो गर्मी होनी चाहिए। तो ये कैसे होता है? सोच के बताया जरूरी होता है, समय का थोड़ा सा दिमाग लगाए। अभी हमने चर्चा किया 3 जुलाई में जब मतलब कि वो उत्तरी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध के पास होगा ये हो सकता है, और इसमें जब उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वास्तव में 4 जुलाई जब रहती है, जब पृथ्वी जो है दूर रहती है, तो सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर जो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है 3 जनवरी को, ठीक, उसका सही असर हमको देखने में दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहती है? गर्मी रहती है। सूर्य तब दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो वहाँ पर इसका एहसास होता है कि सूर्य पास है तो गर्मी है। और हमारे यहाँ भी प्रभाव पड़ता है, जितनी हमारे यहाँ ठंड पड़ती है 3 जनवरी को, अगर सूर्य उसके करीब ना होता पृथ्वी से तो उससे 7% अधिक ठंड पड़ती है। इसी तरह गर्मी करती है, उससे 7% अधिक गर्मी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रभाव हमको पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। जब 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूर होता है सबसे, तब उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ा जाती है। आई ना समझ? अब आपको बता दें कि समय का जो निर्धारण करते हैं, तो चूंकि समय का निर्धारण तो ऐसे हो नहीं सकता था, तो हमको समय के लिए एक 0 अंश यानी कि एक ग्रीनविच जो हम यूनिवर्सल टाइम लिए, उसका एक यूनिवर्सल टाइम को लिया गया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है कि हमने पहले पूरे विश्व में एक यूनिवर्सल टाइम लिया, और चूँकि ये ग्रीनविच इसके लिए चुना गया। हमने आपको बताया था कि ग्रीनविच का ही मतलब ब्रिटेन का ही उस समय बोलबाला था, नहीं तो हम चूँकि ये काल्पनिक रेखाएँ हैं तो हम 0 अंश देशांतर रेखा को तो कहीं से भी मान सकते हैं, कहीं से भी गुजर सकते हैं, लेकिन हमने माना कहाँ से? ग्रीनविच। ठीक, 1884
में वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई, सम्मेलन हुआ और उसमें 0 अंश को जो है ग्रीनविच से होते हुए माना गया कि हमारी जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है, वो कहाँ से होकर गुजरेगी? ग्रीनविच, जो ब्रिटेन लंदन में है, उसको माना गया। इसी के आधार पर हमने उसको 0 अंश वहाँ से लिया गया, 0 अंश देशांतर वहाँ से लिया गया और इसी को हमने ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान यामोत्तर, हमारी प्राइम मेरिडियन थी, उसको हमने क्या कहा? ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच माध्य समय। यही हमारा यूनिवर्सल टाइम है, यूनिवर्सल माध्य समय, GMT भी कहते हैं, सार्वभौमिक माध्य समय। ये प्रधान यामोत्तर, या प्रधान देशांतर। कल हमने डिटेल में चूंकि बताया था देशांतर रेखाएं, तो 0 अंश जो देशांतर रेखा गुजरी उसको हमने कहाँ से माना? ग्रीनविच। उसी के आधार पर हमने पूरे समय का, विश्व के समय का निर्धारण किया। लेकिन वास्तव में पूरे समय का निर्धारण तो वहाँ से हो गया, लेकिन वहाँ से अगर निर्धारण किया जाए तो जब जो है हमारे यहाँ 4 बज रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पर 4 बजे पढ़ रहे हैं और अमेरिका में 4 बजे लोग सो रहे हैं। तो ऐसा है, तो ऐसे समय नहीं हो सकता था। तो इसलिए क्या कहा गया कि हर एक देश अपना एक स्थानीय समय बनाएगा, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएगा, जो हम इसको प्रमाणिक समय या स्टैंडर्ड मानक समय कहते हैं। उसी से हम अपने समय का निर्धारण करेंगे। और इसको ये भी कहा गया है कि वो 7.5 अंश के गुणक, 7.5 अंश, हाँ, जो भी हम अपना मानक समय लेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि हमने उसको 80 ले लिया, 75 ले लिया, वो जो होगा वो 7.5 अंश के गुणक में मानक समय लिया। हाँ, जो हम अपना मानक समय बनाएंगे वो 7.5 अंश के, क्योंकि ये माना गया कि 15 अंश का अंतर, 15 अंश देशांतर में कितने अंश का अंतर है? 1 अंश। तो 7.5 अंश का अंतर कितना हो जाएगा? 8। इसलिए हमने माना कि जो भी प्रमाणिक समय लिया जाएगा वो आधे यानी 7.5 अंश के गुणक में लिया। 1 से अधिक भी समय हो सकते हैं, टाइम जोन जो आपका स्टैंडर्ड समय है वो 1 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब वहाँ की जो जनता है वो पढ़ेगी, वो समझ सके कि अपने टाइम को इस तरीके से घटा बढ़ा सकते। ठीक, इसीलिए भारत में जो एक ही टाइम जोन लिया गया, एक ही मानक समय लिया गया, नहीं तो 2 भी ले सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ 30 अंश का अंतर है, लेकिन हमने 2 नहीं लिए, एक ही समय लिया गया। कहाँ से लिया गया? कितने अंश से लिया गया? कितने अंश से लिया? 82 अंश पूर्वी देशांतर से। भारत का जो प्रमाणिक समय लिया गया है वो 82 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है, तो 82.5। इसका मतलब ये हो गया कि 0 अंश को हमने ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया। जो हमारा 0 अंश है वो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि सारे जो समय की गणना होगी यहीं से होगी। अब यहीं से गणना होती है कि कितना ग्रीनविच मीन से कोई टाइम जो है आगे है और कितना पीछे। तो बेशक है कि ये जो ग्रीनविच से जो पूर्व का समय रहेगा वो आगे होगा और जो इसका समय रहेगा वो पीछे होगा। क्योंकि सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूरब में ही होता है। तो इसलिए जो है जितने पूरब में देश हैं वो ग्रीनविच समय से क्या रहेंगे? आगे रहेंगे। कोई 1 घंटा होगा, कोई 2 घंटा होगा। जैसे भारत 5.5 घंटे आगे, जब ब्रिटेन में 12 बजते हैं ग्रीनविच में, तब हमारे यहाँ शाम के 5:30, शाम के 5:30 बजते हैं। आगे रहेगा। हाँ, आगे रहेगा।
हम उनसे आगे रहेंगे। जब यहाँ 12 बजे रहेगा तब वो सुबह वहाँ हो, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य जाएगा ना, जब वहाँ दोपहर होगी तो इसका मतलब हमारे यहाँ शाम हो चुकी है, हमारे यहाँ से सूर्य और आगे बढ़ गए। इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से यहाँ के सारे समय जो यहीं से लिए गए। हम आपको चाहे क्वेश्चन भी बता दें। अब देखिए 12 इसी यही से लिया गया है, जो वास्तव में समय आगे रहता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी मेरिडियन। ये हम जो सुबह का समय आगे, इधर वाले को पोस्ट मेरिडियन, इसको हम लोग पीएम यूज करते हैं। एएम पीएम आप देखते हैं, हाँ, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। इससे जो आगे रहेंगे, ठीक, मतलब जो बाद में आएंगे वो पोस्ट मेरिडियन। जैसे 12 बजे की रात के बाद आप क्या करते हैं, पीएम निकलने चालू कर देते हैं 12 बजे दोपहर के बाद, और 12 बजे तक, यानी जब 12 यहाँ बजते हैं, अब इसके बाद इधर का जो समय रहेगा वो सब पीएम में रहेगा। हमारे यहाँ भी ये माना गया एंटी मेरिडियन, मतलब चूँकि यूनिवर्सल टाइम यही है, तो 12 बजे के बाद जो समय हुआ तो उसको 12 बजे पहले का एंटी मेरिडियन और 12 बजे के बाद का पोस्ट मेरिडियन। फुल नेम है ये एएम और पीएम जो आप लिखते हैं। हम आपको देखो बताते हैं कि कैसे जो है जो इसको हमने आपको बताया था कि ये 1884 में वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इसमें बैठक हुई है। देश वगैरह नहीं शामिल, मालूम बहुत पहले की बात है ना, उसका कोई बात यही भी नहीं आएगा। 1884 के पहले आपको एक बात बता रहे हैं, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि प्रधान ज्ञानोत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से लिया गया, किसको माना जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो मेन क्वेश्चन आता है वो जो हम बताने जा रहे हैं अब वो आप सुनिए, ठीक। अब जैसे 0 से अब कहा गया है कि जिस समय भारत में, जिस समय ब्रिटेन में 12 बजे, ब्रिटेन में बता रहे, उस तरीके से भी बता दें कि जैसा भी क्वेश्चन आता है वो तो आप हटा दो लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। अभी आपको ये बात भी क्लियर करनी है कि आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10 बजे, तब वो वहाँ पर 9 बजे जो सोने की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे होता है। तो आप देखिए कि अब पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि जिस समय भारत में ब्रिटेन में 12 बजे दोपहर के हैं, उस समय भारत में कितने बज रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे। अब भारत की स्थिति कितनी है, 82:30। स्थिति मतलब कि जो इसका स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 82:30 में। ईस्ट में है, पूर्वी गोलार्ध में, जिसका मतलब कि जितना भी समय, जितना भी अक्षांश होगा वो समय निकलेगा, वो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इस तरीके से निकलता चला आएगा, 15 है, फिर 30 है, फिर 45 हो गया, 60 हो गया और 75। अब आप जानते हैं कि 15-15 अंश में कितना समय पड़ रहा है, अभी आपको हमने बताया था कि 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटे समय लगते हैं। पृथ्वी फिर से घूम के उसी जगह पे आ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी सारी देशांतर रेखाएं 24 घंटे में एक बार। तो 1 घंटे में ये 24 घंटे में 360 है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 1 घंटे में हम 15 अंश, यानी कि 15 अंश देशांतर पार करते हैं। अब देखिए 1 घंटे में 15 अंश, दूसरे घंटे में 30, तीसरे में 45 और 4 और 5, और फिर कितना बच रहा है, 7.5। 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82 आएगा। 7.5 कितने में पार कर लेगा, आधे घंटे। इसका मतलब कि यहाँ से कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 5.5। अरे जब ब्रिटेन में 12 बज रहे होंगे तब शाम के यहाँ कितने बज रहे होंगे, जब भी आप देखेंगे लिखा रहेगा कि भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ठीक, तो कभी कभी ऐसे पूछते तो आप इस तरीके से निकालना है। कभी आप देख रहे होंगे
जब हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं, तब पाकिस्तान में कितने बज रहे होते हैं? तब 5 बज रहे होते हैं। पाकिस्तान का जो स्थानीय समय कहाँ से है? 75 अंश ईस्ट से, यानी कि वो 5 घंटे आगे है, लेकिन हम 5.5 घंटे आगे हैं। हमारे और उसके बीच कितना अंतर है? आधे घंटे का अंतर है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। अगर जिस समय हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़े, अभी जैसे समय देख रहे हैं, अगर आप हम देख रहे हैं कितने, मान लीजिए 4:45, तो इस समय पाकिस्तान अपना समय क्या पढ़ रहे होंगे? 4:15। हाँ, अभी 4:15 बजे। और ब्रिटेन में कितना बजा होगा? अगर मान लीजिए 4:30 बजे यहाँ, तो ब्रिटेन में कितने बजे होंगे? हाँ, वहाँ पर 11 बजे होगा। हाँ, दिन होने वाला है, वहाँ दोपहर नहीं होगी। ठीक, आप इसी तरीके से देखिए न्यूयॉर्क में, जहाँ अगर कोई जान पहचान के रहते होंगे तो हमेशा आपको रात को फ़ोन करते हैं, तब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, या आप रात को फ़ोन करते हैं तो आप बताते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, करते हैं। अगर आपकी जान पहचान का कोई है तो रात को जब आप फुर्सत पाए, बैठे बात कर ले, 10 बजे आपका फ़ोन आया, 9 बजे, 10-11 बजे, तब उन्होंने बताया कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ दिन का ऑफिस जो है वो ऑफिस जा रहे हैं। तब इसी तरीके से इधर देखिए, कभी कभी आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक, अब वहाँ पता चला कि मैच हो रहा है 4 बजे, हाँ, मतलब 4 बजे आपके समय के अनुसार। आप उठ के देखते हैं, कहते हैं अरे बहुत जल्दी मैच शुरू हो गया, 5 बजे से हो गया, कहते हैं सुबह के 5 बजे मैच शुरू है वहाँ पर, लेकिन वहाँ थोड़ी नहीं 5 बजा हो, ठीक। वहाँ हमारा अगर आप अंतर देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो लगभग कितना अंतर है? 80 यानी 75 का हमसे न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में अगर 10 बजे मैच शुरू होगा, तब हम 5 बजे यहाँ उठ के देखते हैं। अभी सुना होगा, क्योंकि आपने देखा भारतीय मानक के अनुसार जो है समय के अनुसार जो है न्यूजीलैंड में सुबह 5 बजे मैच शुरू होगा, देखते हैं, सुनिएगा, अभी तक नहीं सुना तो आप ध्यान दीजिए। तो वहाँ 5 सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय तो पूरब से ही हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारे पूरब में ही है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, जितना हमसे आगे हैं वो उतने जल्दी सूरज देखने को पाते हैं। पहले कोई विकसित देश नहीं था, इसीलिए जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, क्योंकि जापान ही एक विकसित देश था। लेकिन जापान से भी कई आगे जो है फिजी वगैरह जो देश है, वहाँ पर जो है जल्दी सूर्योदय हो जाता है। लेकिन तब कोई किसी देश द्वीपों को जानता ही नहीं था, छोटे छोटे द्वीपों को, तो जापान को इसलिए कह दिया जाता है उगते हुए सूर्य का, राइजिंग कंट्री ऑफ सन। सुना ना आप लिखते भी हैं कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को ही कहते हैं, क्योंकि जापान ही हमारे पूरब में पड़ता है। तो और इससे विकसित कोई देश था नहीं, जापानी था उस समय इतना ज़्यादा विकसित, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया? उगते हुए सूर्य का देश कह दिया गया, राइजिंग कंट्री ऑफ सन कह दिया गया। ये जापान कितने डिग्री में है? जापान हाँ, कितने डिग्री में है? अब बहुत एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन हमसे जो कुछ अंतर होगा कम से कम ये 60 अंश का, तो आगे होगा पीछे? आगे रहेगा पूरब में, पूरब में तो 60 अंश के आसपास में अंतर जब होगा तो 4 घंटे का अंतर। तो इस तरीके से अब उसका जो जाता है वो 152 पे जाता है, तो 82.5 हमारे यहाँ है, तो 70 तो 65-70 का अंतर हो जाता है, जो लास्ट है। सर इंडिया से आगे होगा? हाँ, इंडिया से आगे। सर अगर ये ग्रीनविच यहाँ से, हाँ, तो फिर इसे भी जोड़ देंगे तो हाँ, उतना हो जाएगा।
जितने आगे उतना आप जोड़ते चले। अब पीछे जाके अब मान लीजिए न्यूयॉर्क 75 अंश है, यहाँ से उन्होंने टाइम लिया अपना, लेकिन ईस्ट नहीं ये वेस्ट। अब 75 अंश का मतलब पार करने 5 घंटे लगे। तो ब्रिटेन में जब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ कितने बजेंगे? सुबह के 7। मान लीजिए ये भी वैसे 5 साढ़े न्यूयॉर्क से हम लोग क्या 11 घंटे का अंतर रहता है, तो ये भी 82.5 के अंतर नहीं आता है। तो ये भी क्या कहते हैं 5:30 मान लीजिए, तो 12 बज रहा है तो यहाँ कितने बजे? 6:30। यानी कि ये तो ब्रिटेन से लिया, लेकिन हमारे यहाँ कितने अंतर है? 5:30 और 5:30। कितने का अंतर होगा? 7:30, मतलब 6:30 बज रहे हैं, 5:30 घंटे हमारे। और इसकी यहाँ से यहाँ तक का करेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 11 घंटे। अब जब यहाँ पर हम 10 बजे सुबह पढ़ते हैं, 11 बजे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो लोग 10 बजे क्या करते हैं? सोने की तैयारी करते हैं। इस तरीके से ये हमारे समय में परिवर्तन होता है कि कहाँ पर दिन है और कहाँ पर रात है। आता भी क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन लिखिए, अब आपको बताते हैं। सऊदी अरब को बता दीजिए। सऊदी अरब में भी समय जो है कम होगा, मतलब उधर से पीछे, क्योंकि सऊदी अरब जो पहुँचेगा जाके वो भी हमको लगता है कि यहाँ पे गुजरात, और गुजरात के बाद ईरान वगैरह शुरू हो जाता है, लगभग 30 अंश का अंतर है। हाँ, तो हमारे यहाँ से तो जो है 2 घंटे का अंतर पड़ जाएगा। इसके तो ईस्ट में, मतलब ग्रीनविच के ईस्ट में पूरब में है। तो हमारे यहाँ जैसे इस समय 5:30 बज रहे हैं, तो वहाँ पे 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। हाँ, दिन मतलब शाम को। अब आप देखिए क्वेश्चन देखिए, फिर आपको करके दिखाइए। अच्छा, ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे यहाँ का स्थानीय मानक समय लिया जाए वो कहाँ पे लिया जाए? मध्य से लिया जाए, एकदम मध्य से लिया जाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ हमने आपको सीमा बताई थी कल, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ये हमारा देशांतर विस्तार है भारत में। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा? 15 और 9 से 15 16 और ये 32। अब आप 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 16 और 4। तो अगर इसको छोड़ दें 165 32 मिनट को, तो ये 82.5 अंश आएगा। तो हमारे यहाँ पे मानक समय कहाँ से लिया गया? लगभग कंट्री के, देश के मध्य से गुजरे। इसलिए आगे दिमाग में आ सकता है कि हमने 82.5 क्यों लिया, 75 क्यों नहीं ले लिया, 70 क्यों नहीं ले लिया? तो इसलिए लिया गया 82.5 कि ये हमारे भारत के मध्य भाग से होकर गुजरते हैं, इसीलिए 82.5 लिया गया। दूसरा आपको 7.5 के गुणक में भी रखना है, तो जो सबसे करीबी होगा 7.5 के गुणक में मध्य के, उसी को लेना। तो आपका कितना आ रहा है? 82.5, और अगर मिनट को बदल देते तो 82.5 अंश 16 मिनट। लेकिन हमको लेना किसमें? 7.5 के गुणक में लेना है, इसलिए हमें 82.5 अंश। मतलब भारत में अगर आपसे पूछे कि आखिरकार क्यों प्रमाणिक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से ही लिया गया, तो उसका उत्तर हम बता रहे हैं, क्योंकि 82.5 अंश भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर। अब देखिए, ये जो प्रमाणिक समय होते हैं, टाइम जोन होते हैं, वो बड़े बड़े जहाँ पे क्षेत्र हैं वहाँ पे काम एक से नहीं चलता है। जैसे रूस में 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा रूस में है 11 टाइम जोन उन्होंने बना रखे हैं, क्योंकि रूस का विस्तार बहुत अधिक है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 है, कनाडा में 6 है। अपने भारत में 2 हो सकते थे, लेकिन 2 इसीलिए नहीं किए गए कि हमारे यहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएगी कि वहाँ पर 2 बजाए तो हम 1 घंटे घटा के अपना समय एडजस्ट कर लें, उसको समझें। इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है?
रूस में, क्योंकि रूस का जो क्षेत्रीय विस्तार बहुत अधिक है, वहाँ 11 टाइम जोन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 और कनाडा में भी 6। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके हमको दिखाइए, फिर हम आप लिखिए। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है, तब 90 अंश पूर्व देशांतर, 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित, 90 अंश पूर्व पर स्थित थिम्पू, भूटान की जो राजधानी थिम्पू का स्थानीय समय क्या होगा? 6 बजे का स्थानीय समय क्या होगा? शाम के 6 बजे। बिल्कुल सही बताया आपने। 90 अंश है तो आप 15 अंश में 1 घंटे जब जाते हैं तो 90 अंश जाने के लिए कितना होगा समय? 6 घंटे। इस तरीके से 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे समय आगे होगा। अब एक और आप देखिए, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तो 90 अंश पश्चिम देशांतर पर स्थित, तो 90 अंश पश्चिम देशांतर पर स्थित, 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियांस, न्यू ऑरलियांस, न्यू है सुबह के 6 न्यू ऑरलियांस का स्थानीय समय क्या होगा? सुबह के 6 बजे। ठीक। अब इस समय क्या 6 घंटे हमारा समय कम है। हमने ये पूछा 12 बजे, तो एक 90 अंश का पूछा और एक 90 अंश पश्चिम का पूछा। दोनों में अंतर जो है 12 घंटे का। 12 घंटे अब एक चीज और देखिए, वही जब जो है 1884 में मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में, तो 0 अंश को जो है हमने मानक समय जो विश्व का माना था, यूनिवर्सल मीन टाइम माना था, UMT या GMT ग्रीनविच मीन टाइम माना था, और उसी समय हमने 180 अंश को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना था। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट टाइम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि। दरअसल समस्या ये थी कि वास्तव में दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर था। अगर 180 अंश से समय ज़्यादा हो जा रहा है, मान लीजिए वहाँ पर 12 बजे दिन के, और उसी समय पीछे 180 अंश पर क्या है 12 बजे रात के, तो जैसे 12 बजे के बाद तो दिन वही रहेगा वहाँ पर, जहाँ पर 12 दोपहर के बजे हैं, लेकिन 12 जहाँ रात के बजे हैं वहाँ अगले 1 मिनट में दिन चेंज हो। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्योंकि जब 180 अंश को पार करके लोग आते थे तो दिनों में बड़ा परिवर्तन होता है, एक कहीं पर सोमवार है और कहीं पर रविवार। इस समस्या को दूर करने के लिए 180 अंश को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ये आता है क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को मानते हैं, तो 180 अंश को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ली गई वास्तव में है तो 180 देशांतर,
लेकिन इसको ये भी ध्यान रखा गया है कि ये जो है किसी स्थल भाग से होकर ना घुसे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए उसका भाग अलास्का का पड़ रहा है, ये क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी जैसे रूस का पार्ट है, ये आपका रूस का है और एक घूम जुड़ी हुई है दोनों, और ये आपका अमेरिका है। अब 180 वहाँ से गुजर यहाँ से गुजर, इस जगह से 180 गुजर। अब दिक्कत ये कि 180 अगर यहाँ से गुजारते तो यहाँ तो पूरब में सोमवार रहता और इधर रविवार रहता एक ही जगह। मान लीजिए ये ऑफिस इधर स्थित है, ये ऑफिस इधर स्थित है, देश एक ही है, लेकिन एक जगह सोमवार एक जगह रविवार। क्यों जा रहे 5 मिनट बैठो, बिल्कुल 5 मिनट खत्म कर रहे हैं, हमको पूरी चलेगी, बैठ जाओ 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं। सही बता रहे हैं आप, सुनवा तो सही पता नहीं तो आपको दिक्कत हो तो फिर कर लो, नहीं तो बता ये दीजिए। हो गया हमको रात में अभी क्लास कर हुई नहीं। नहीं हमारी क्लास में हमको भी जहाँ आप लोग कह रहे हैं ना कि अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, कल की क्लास आपके सर है नहीं है, तो बता दो। है? कल रहेगी जैसा आप कहें, कल नहीं आप बता दीजिए। चलो कल ही बता देंगे हम, आपको जानना चाहिए 5 मिनट बता देंगे, कल फिर से बता देंगे। अभी हम ऐसे थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं, कल आपको भी कहने बता देंगे, क्योंकि समय लगेगा, हम भी जल्दबाजी करेंगे, हम भी 5, 10, 5, 20 पे तो छोड़ ही देंगे, कि 5:30 जाएंगे, 5:30 तो अब ये यहाँ से गुजरती है अगर तो क्या होता है, अब इधर तो क्या रहता है, ईस्ट तरफ सोमवार रहता है, इधर रविवार रहता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को स्थल से नहीं गुजारा गया, उसको विचलित करके गुजारा। ये ऐसे आएगा, फिर आगे यहाँ पे फिजी आइलैंड पड़ रहा था, तो फिर ऐसे किया गया, यहाँ तक लाया गया, फिर ऐसे लाया गया, इस तरीके से ये आएगा, यानी कि इसको 3 बार विचलित किया गया। आता एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने बार विचलित हुई है, तो 3 बार विचलित होती है। ये स्थल से कल डिटेल बताएंगे आपको। जी कहाँ किया गया है? ये देखिए एक पार्ट रूस का है, तो रूस से ना गुजर कर जो है रूस के पूरी बात से ना गुजर कर, और एक फिजी, तीसरा नदी फिर वही जो भाई इसी के न्यूजीलैंड के पास से ना हो गुजरती यहाँ हो जाता है। इस तरीके से ये अपने मार्ग से 3 बार विचलित होती है। जब क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से कितने बार विचलित होती है, 3 बार विचलित होती है। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें, हम बताएंगे तो वास्तव में अब समस्या थी। अब जैसे रूस जो है ईस्ट में पड़ेगा, इधर अब ये हमने इधर रूस में लिया, तो ये ईस्ट है, अभी वेस्ट। तो अब इधर तो टाइम बढ़ रहा है हमारा, इधर टाइम कम हो रहा है। अगर हम 15 अंश का अंतर पर ले लें 165 में, इधर तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन इधर टाइम कम हो रहा है। तो इस तरीके से इस अंतर को दूर करने के लिए हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अपनाया। अब कल इसको डिटेल में आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो 1 दिन कम और 1 दिन अधिक होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, कब कर लेते इधर जाते हैं और जो है जोड़ लेते हैं। वो अब कल डिटेल में बताएंगे आप।